सुबह, दोपहर और शाम एक रहस्य से भरा उपन्यास। रहस्य और रोमांच से भरी हुई ये एक ऐसी कहानी है जो आपको धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ पर पहुंचा देगी जहां आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पूरी कहानी सिर्फ एक कमरे की एक खिड़की के माध्यम से एक बूढ़े के दिमाग से होती हुई आप तक पहुंचेगी और आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि लेखक की कल्पना की कोई भी सीमा नहीं होती है। सुबह। पहले जो चेहरा गोरा और कसी हुई त्वचा से बहुत सुंदर दिखता था, अब उस त्वचा पर झुर्रियां अपने रास्ते बना रही थी। जवानी, उसने खुद से कहा, कब की जा चुकी है जवानी। उसका आईना हमेशा ही उसको इस दुखद परिवर्तन और अतीत की याद दिलाता था। और जैसे ही उसने अपने मन में इस बारे में एक बार फिर सोचा, एक और आवाज ने उसे उसके अकेलेपन की याद दिला दी। वो बड़े घर में अकेला रहता था, लेकिन उसको ये बताने या ये एहसास करवाने वाला कोई नहीं था जो उसको उसके बुढ़ापे के एहसास से झूठ ही सही पर दूर ले जाता। और उस बूढ़े की हालत को और उसके विचार व्यवहार को देखकर ऐसा लगता था जैसे उसको किसी की जरूरत भी नहीं थी। वो जिस एकमात्र इंसान से ये सुनना चाहता था, वो इंसान बहुत दूर चला गया था। और बाकी ठीक है, वे सब वहीं थे, समय समय पर फोन कर देते थे या कभी कभी मिलने आ जाते थे। वे बस मौजूद थे और कुछ नहीं। उसने चाय की चुस्की ली, फिर भी आईने में कुछ ढूंढ रहा था। उसके दांत गिर गए थे और नकली दांतों का एक नया जोड़ा पास रखे हुए एक गिलास पानी में डूबा हुआ था। अगर वह नए बिस्कुट खाना चाहता था जो उसके बड़े बेटे ने एक दूत के माध्यम से उसके लिए भेजे थे, तो उसको उन नए दांतों के जोड़े को पानी में से निकालकर मुंह में लगाना ही था। बड़े बेटे के द्वारा भेजे गए बिस्किट्स का पीला पैकेट उसके पीछे टेबल पर रखा था, लेकिन वो इतना आलसी था कि अपने दांत नहीं लगा सकता था और जाकर उस पैकेट को खोल सकता था। फिर उन बिस्कुटों को अपने ढीले मसूड़ों से धीरे धीरे चबा सकता था। वो अपनी रॉकिंग चेयर, झूलने वाली कुर्सी पर आराम से बैठ गया और कुर्सी आगे पीछे झुककर उसको झूला झुलाने लगी। उसका हाथ अपने आप सिगरेट की डिब्बी तक पहुंच गया। उसने सिगरेट की डिब्बी को उसकी कुर्सी के ठीक दाहिनी ओर सामान्य स्थान पर पाया। उसने एक सिगरेट निकाली, उसे जलाया, एक कश लिया और फिर सामने के दृश्य को देखा। वह मुझ पर मुस्कुरा रही है। मुझे पता है कि वह मुस्कुरा रही है। थोड़ा जोर लगाकर वह खड़ा हो गया और अपना बैत पीछे छोड़कर खिड़की की ओर चल दिया। एक सुंदर दिन बाहर चमक रहा था और तेज धूप रिस रिस कर कमरे के अंदर आ रही थी, क्योंकि दोनों पर्दों के बीच थोड़ी सी जगह थी। उसने दोनों हाथों से पर्दों को इधर उधर करके बाहर का दृश्य साफ कर दिया। बहुत दिनों के बाद कमरे में रोशनी और थोड़ी थोड़ी गर्माहट हुई। फर्नीचर पर जमी धूल की परतें चमक उठी, जैसे कांच के छोटे छोटे टुकड़े किसी भारी चीज के वजन के नीचे कुचले गए हों। रोशनी को उसने उसकी बूढ़ी आंखों में कुछ देर चुभने दिया, लेकिन वह बहुत जल्द उन सूरज की किरणों का आदी हो गया। वो खिड़की से एक उपेक्षित रास्ते को देख रहा था, जहां घास पहले से ही एक छोटे से जंगल में पनप चुकी थी। जहां अगर वह एक छोटा लड़का होता तो वह एक लघु दुनिया के सबसे दुर्जय जीवों की तलाश में जाता। वह हमेशा छोटे छोटे कीड़ों और जानवरों से प्यार करता था।
वो उस समय केवल एक बहुत छोटा लड़का था, उसे याद आया। उसने खिड़की के शीशे पर अपनी नाक चिपका दी। उसका चेहरा उसके हाथों में दबा हुआ था। वो अपनी कोहनियों को खिड़की के नीचे की कगार पर टिकाकर स्थिर होकर बाहर देखने की कोशिश करने लगा। वो बारिश के रुकने का इंतजार कर रहा था। इस बारिश की आवाज ने उसे खुश कर दिया। बरसात की बूंदों ने खिड़की के शीशे पर फिसलकर अपने अपने रास्ते बनाने शुरू कर दिए थे। उसके सर के ऊपर छत पर लगी टीन की चादरों पर गिर रही बूंदों की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। खिड़की के शीशे पर बरसात की बूंदें गिरकर एक दूसरे से जुड़ रही थी और फिर धीरे धीरे एक नदी की तरह आने वाली बूंदों के लिए रास्ता बनाती हुई नीचे की तरफ फिसल रही थी। वो उस समय में पहुंच गया जब वो एक बालक था और बरसात का बहुत आनंद लेता था। उसके पीछे उसके पिता ने चरमराते हुए दरवाजे को खोला। पिता के हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। वो अभी शिकार से आया था, क्योंकि कुल्हाड़ी अभी भी गर्म खून से लथपथ थी। लेकिन उनका बेटा बारिश के नज़ारे को देखने में इतना व्यस्त था कि उसने अपने पिता या उसके हाथ की कुल्हाड़ी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बारिश उसके पिता और उनकी कुल्हाड़ी या उनके द्वारा किए गए शिकार से बहुत ज्यादा दिलचस्प थी। टप टप टप, टिप टिप टिप, फिर बहुत सी भयानक आवाजें खतरे का आभास कराती हुई। वो जोर से चिल्लाया। वो घबरा गया और अपने माता पिता की तलाश में कमरे में भाग गया। उसके पिता वहां खड़े थे, क्रोध से लाल चेहरा, लाल आंखें, और उनके चेहरे पर भाप से भरे खून की एक लकीर दौड़ रही थी। फर्श पर उसकी मां थी, जो खून से लथपथ नीचे फर्श पर पड़ी थी। उसका हाथ लड़खड़ा रहा था। खड़ा रहने के लिए किसी चीज को खोज कर पकड़ने के लिए कोशिश कर रहा था, जबकि दूसरे हाथ ने उसके मां के गले से बहने वाली धारा को उसकी नंगी छाती तक, उसकी कमर के नीचे और उसके नग्न पैरों के बीच से फर्श तक बहते रहने से रोकने की कोशिश करने लगा। मां की नंगी टांगों के बीच से बहुत खून बह चुका था। उसके बगल में उसका चाचा पड़ा हुआ था, उतना ही नंगा, बेजान, उसकी छाती पर बहुत ही गहरे घाव के साथ। लड़का दरवाजे पर खड़ा था, ये सब देख रहा था, और अचानक वो दूर हो गया और खिड़की के शीशे पर वापस चला गया। फिर से मंद स्वर में गुनगुनाने लगा। अंदर के दराज को खोलकर किसी चीज को खोजे जाने की आवाज आई, और फिर गोली चलने की आवाज पूरे घर में गूंजती हुई। फिर जो रह गया था वह था टप टप, टिप टिप और रिसना और बहना। उस गोली की आवाज से उसको यकीन हो गया था कि उसने अपने पिता को भी खो दिया था, जिन्होंने खुद मरने से पहले उसकी मां और चाचा को एक ही कमरे में आपत्तिजनक अवस्था में देखकर उनको मार दिया था। दोपहर। बहुत पुरानी बूढ़ी घड़ी ने 11वीं बार खुद को जोर से बजाया। वो अभी भी बाहर देख रहा था। इस तरह से वो बिल्कुल अकेला हो गया था, और फिर बाद में अकेले ही अपना जीवन बनाया था और शादी की थी और 2 बेटों का बाप भी बना था। घड़ी की आवाज से वो फिर से वर्तमान में वापस आ गया और एक बार फिर से खिड़की बाहर के दृश्य को देखने लगा। लेकिन अतीत का वो दृश्य गायब हो गया था। दोपहर की रोशनी से उसकी आंखों में दर्द होने लगा था। उसने अनिच्छा से अपना हाथ दीवार से हटा दिया। अपना सारा वजन पहले से ही दर्द कर रही जांघों पर स्थानांतरित कर दिया। वो आगे बढ़ना चाहता था। वो इसे और अधिक देखना चाहता था। अपने अतीत के जीवन को और अधिक देखना चाहता था। उसने अपनी रॉकिंग आर्म चेयर पर या आईने के सामने बैठकर कई बार कोशिश की, लेकिन वह छवियों को वापस लाने में असफल रहा था। जैसे कि कुछ पल पहले अचानक ही उसके दिमाग में एक साथ आ गई थी और उसको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर गई थी। शायद उस
अंधेरी रोशनी ने मदद की, उसने कहा। लेकिन वह उस शब्द से नफरत करता था। चमक या चकाचौंध। वो अंधा नहीं था, उसने सब कुछ देखा था, वो सब कुछ जानता था, और शायद यही उसकी त्रासदी थी। उसने सिगरेट से एक और कश लिया और फिर से झूलने वाली कुर्सी पर बैठकर कुछ सोचने लगा। वो फिर से कोशिश कर रहा है कि अतीत के जीवन के दृश्य फिर से उसके सामने आ जाए, लेकिन वो जानता था कि अतीत के वो दृश्य तभी वापस आते थे जब वो खिड़की से देख रहा होता था। दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आइए, वो चिल्लाया। एक युवक ने प्रवेश किया और उन धूल भरे सोफों में से एक पर अपना ओवरकोट फेंकते हुए कहा, हेलो पापा, क्या आपने अभी तक दोपहर का भोजन नहीं किया? बूढ़े ने इनकार के अंदाज में अपना सिर हिला दिया और पुष्टि की कि उसने दोपहर का भोजन नहीं किया था। क्या आप हमारे साथ आना चाहते हैं? एक बार फिर से इनकार में सर हिला। वो युवक उस बूढ़े आदमी के पास गया और बोला, पापा, आप हमेशा के लिए ऐसे नहीं रह सकते। सब खत्म हो चुका है। आप जानते हैं कि हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप ये जानते हैं, आप ये घर छोड़कर मेरे परिवार के साथ मेरे घर में रह सकते हैं। कृपया आप हमारे साथ चलकर रहिए। बूढ़े ने फिर से खिड़की की ओर अपना मुंह मोड़ लिया। अब रोशनी से ज्यादा कुछ और दर्द कर रहा था। एक विराम के बाद और लगभग एक अनपेक्षित शुरुआत के साथ बूढ़ा कर्कश स्वर में बोला, तुम्हें कोई शिकायत नहीं है? ओह, फिर तुम्हारा बेटा और पत्नी अब भी कार में क्यों इंतजार कर रहे हैं? वो रुक गया उत्तर की प्रतीक्षा में, लेकिन जैसा कि अपेक्षित था कोई उत्तर नहीं आया। तुम अब भी मुझसे डरते हो? तुम अब भी मेरे गुस्से से डरते हो? स्वर और भी तेज हो गया। तुम मुझसे नफरत करते हो? तुमको लगता है कि मैं सिर्फ बेकार का बूढ़ा हूं, कुछ भी नहीं समझूंगा? बूढ़े ने और भी जोर से बोलना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे किसी की जरूरत नहीं है। समझ आया तुमको? कोई नहीं चाहिए है मुझे। दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। उसने खिड़की से बाहर देखा जब युवक लंबी घास के बीच से चलकर दूर जा रहा था, अपने कोट की धूल झाड़ रहा था। वो अपनी कार के सामने रुका, उग गई झाड़ियों पर एक संक्षिप्त नजर डाली और फिर अपना दरवाजा खोला। अपने जा रहे बेटे की नजर से बचने के लिए बूढ़े ने दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया। बेवकूफ, अब वह एक माली भेजने वाला है और मुझे उस माली को भगाना होगा, ठीक उसी तरह जैसे हाउसकीपिंग कमरे और घर की साफ सफाई कर्मचारी वाली कुतिया को भगाया था। वो अपने बेटे के कार की खामोश गर्जना पर कानों को टिकाए हुए अपने शीशे के पास लौट आया और चाय का मग उठा लिया, जो अब एकदम ठंडी हो चुकी थी। एक मक्खी चाय के कप के अंदर उस भूरे रंग के समुंदर से बाहर निकलने के लिए अपने पंख बहुत जोर से चलाने की कोशिश कर रही थी। कुछ सेकंड में वो आधे खाली मग में बेजान तैरने लगेगी। उसके दिमाग में उस मरी हुई मक्खी की तस्वीर आई, लेकिन उसने उससे घृणा महसूस नहीं की। उसे किसी बात से घृणा नहीं थी। इस बार उसके बेंत की मदद से अपने कमजोर पांवों को फिर से खिड़की की तरफ ले जाना शुरू किया, लेकिन उसने देखा कि उसको बरसाती पहने हुए लोगों के द्वारा खींचा जा रहा था, जिनको वो नहीं जानता था, लेकिन जो खुद को उसका रिश्तेदार कह रहे थे। वो उस समय का दृश्य था जब वो लड़का था और कुछ ही पल पहले उसने अपनी माँ, चाचा और पिता के मरने का दृश्य देखा था। वो घर से बाहर नहीं जाना चाहता था, लेकिन आस पड़ोस के लोग और कुछ रिश्तेदार उसको दूर ले जाना चाहते थे। वो चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी युवा लड़के वाली तीखी आवाज बादलों की गड़गड़ाहट के नीचे दब रही थी। उसके आंसू बारिश की बूंदों की भीड़ में खो गए। उसने हर तरह से विरोध किया। उसने काटा और लात मारी और अपने पैरों को गीली मिट्टी में घुसा दिया, लेकिन उनके साथ जाने से इनकार किया। लेकिन वे बहुत मजबूत थे। कई जोड़ी हाथों ने उसके हाथ और कपड़े पकड़ लिए थे।
उसके बाद कुछ भी याद नहीं रहा उसको। उस घर में से एक नहीं याद आया, उनके माता पिता में से एक नहीं याद आया, पर उन बुरे बच्चों में से एक भी नहीं याद आया जो उसके बुरे नाम से पुकारते थे। यहां तक कि वो उस लड़के को भी याद नहीं कर पाया जिसको उसने दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया था। उनके दिमाग में केवल एक ही बात थी कि उसके पिता और माता को सामने के दरवाजे से बाहर निकाला जा रहा था, उनके ही खून से लथपथ। उसे अपने पिता का चेहरा भी याद नहीं था। उसको बस इतना ही याद था कि उसने उस शरीर को देखा था जो उसके पिता का था। उसके अलावा सब अंधेरा ही अंधेरा था। माँ बाप और चाचा की मौतों के उस विभत्स दृश्य से वो बाहर निकल आया और उसने देखा कि वो तब भी खिड़की के पास खड़ा खिड़की के शीशे से बाहर देख रहा था, जहां कुछ पल पहले वो अतीत का दृश्य प्रकट हुआ था। बूढ़ा असहज रूप से बहुत ही कठिनाई से अपनी जगह से हिला। वो अपनी झूलने वाली कुर्सी के पास गया। उसने उस कुर्सी को एक हल्का धक्का दिया और ध्यान से सिगरेट का डिब्बा लेने के लिए आगे झुक गया। उसने झुकने की कोशिश कुछ इस तरह से की थी कि उसके मुंह से दर्द की हल्की सी भी आवाज ना निकले, लेकिन वह असफल रहा। और असफलता कुछ ऐसी थी जो उसे पसंद नहीं थी। वो उसके चेहरे से देखा जा सकता था, क्योंकि उसने आखिर सफल होकर एक और सिगरेट निकाली, उसे अपने मुंह में डाला और अपनी माचिस की तलाश की। न उसकी जेब में, न मेज पर, न कुर्सी के बगल में माचिस कहीं भी नहीं थी। निराश होकर उसने सिगरेट निकाली, उसे कुचला और फेंक दिया, लेकिन वो सिगरेट उस ऐश ट्रे में नहीं गिरी जो पहले से ही आधी फूकी हुई सिगरेटों के टुकड़ों से भरी हुई थी। उस समय जो कुछ उसके दिमाग में था वो उसके बारे में फिर से सोचने लगा और वापस अपनी खिड़की के पास चला गया। दोपहर हो चुकी थी और वह भूखा था, लेकिन वो और देखना चाहता था और उसने देखा कि मौसम बदल गया था। वो फिर से खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया और शीशे से बाहर देखने लगा। दृश्य बदल गया था और अब वो खुद को एक नौजवान के रूप में देख रहा था। वो अपने उस अतीत के रूप को देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। वो वापस आ रहा था, युवा था और उसने अपने जीवन में अब तक का सबसे महंगा सूट पहना था, वो एकमात्र सूट जो उसके पास वास्तव में था। और उसके साथ सबसे खूबसूरत महिला थी जिसे उसने जीवन में कभी देखा था, सफेद कपड़े पहने हुए। वो किसी भी जल से अधिक शुद्ध, दूध से भी कहीं अधिक गोरी और किसी भी देवदूत से कहीं अधिक दैविक लग रही थी। वो उसकी पत्नी थी और उस नई नवेली दुल्हन के चेहरे को देखकर ही लग रहा था कि वो इस बात पर गर्व महसूस कर रही थी। वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हुए घर में दाखिल हुए, एक दूसरे की निगाहों में खोए रहे और बूढ़े ने उन्हें नजरों से ओझल होते हुए देखा। घास पल भर में ऊंची हो गई, फिर अपनी पिछली स्थिति में वापस चली गई, क्योंकि उस दूल्हे और दुल्हन की जोड़ी फिर से दरवाजे पर प्रकट हुई। वह युवक एक छोटे लड़के का हाथ पकड़ा हुआ था और उसकी पत्नी अपनी गोद में एक बच्चे को देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी अचानक उस बूढ़े के सामने उसके दोनों बेटों के चित्र आकर रुक गए। वो उन दोनों बेटों के चेहरे पर और अपनी पत्नी के चेहरे पर खुशी की झलक साफ देख रहा था। वे एक साथ इतने खुश, इतने दिव्य लग रहे थे। प्यार के इस नए उपहार के बारे में बात करते हुए वो फिर से घर की ओर चल पड़े, लेकिन इस बार कुछ चमक ने उनके आगमन को रोक दिया। बूढ़ा अब एक बार फिर से खिड़की के बाहर लॉन की तरफ देखने लगा। दृश्य एक बार फिर से बदल गया था और कुछ दिन आगे बढ़ गया था। उस दिन वह बहुत ही खुश था, एक जवान पिता के रूप में। वह बगीचे में बैठा हुआ था और अपने छोटे छोटे दो बेटों के नन्हे नन्हे मुक्कों से अपने चेहरे को बचा रहा था। वो लॉन के सामने के लकड़ी के गेट पर सफेद रंग लगा रहा था और उसकी पत्नी भी उसकी मदद कर रही थी। उसने मजाक में पत्नी के नाक पर एक छोटी सी सफेद रंग की बिंदी बना दी थी। दृश्य एक बार फिर से बदल गया था और इस बार बूढ़ा कुछ और ध्यान से खिड़की के बाहर देख रहा था। उसके बेटे अब जवान हो चुके थे। बड़ा बेटा नशे में था और छोटा उसको
सहारा देकर ला रहा था। वो छोटा बेटा चोर नजरों से इधर उधर देख रहा था कि कहीं उसके मम्मी पापा तो नहीं जाग रहे थे। दोनों दरवाजे तक पहुंच गए थे। पहली बार बूढ़े के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, क्योंकि उसका छोटा बेटा अपने बड़े भाई को सफलता से चुपचाप घर के अंदर ले जाने में सफल हो गया था। उस समय छोटे बेटे के चेहरे पर वही मुस्कान थी जो अब बूढ़े के चेहरे पर आ गई थी। लेकिन वो मुस्कान जल्द ही फिर से क्रोध के निकट की अभिव्यक्ति में दुख के एक छोटे से रंग के साथ कहीं खो गई। अब उसने जो देखा वह बारिश थी, भयानक बारिश। सूरज की रोशनी जिसने उसकी यादों को संजोया था वो हमेशा के लिए खो गई थी। दृश्य फिर से दिखने लगा। सामने के दरवाजे से एक स्ट्रेचर पर एक शव को ले जाया जा रहा था, और जब उस शव को ले जाया जा रहा था उसमें से टपकती हुई खून की बूंदें जमीन पर संकेत छोड़ती जा रही थी कि लाश को किस तरफ ले जाया जा रहा था। किन्हीं अज्ञात कारणों से रक्त का यह मार्ग भारी वर्षा की बूंदों का विरोध करता प्रतीत हो रहा था, मानो वह खून उस जगह को छोड़ना ही नहीं चाहता हो। कुछ ही कदम की दूरी पर पुलिस कर्मियों के द्वारा उसे घर से बाहर ले जाया जा रहा था। वो उस बारिश की एक एक बूंद को अपने शरीर पर महसूस कर सकता था, जैसे कि बहुत सी सुइयां एक साथ ही उसके शरीर पर चुभ रही थी, और वो बहती हुई बरसात की बूंदें उसके शरीर का हिस्सा ही बन गई थी। वो बीच रास्ते में पहुंच गया। उसका बेटा लॉन में रोता हुआ अचानक उसकी तरफ कूद पड़ा और पुलिस वालों को हैरत में डाल दिया। उसने चिल्लाते हुए अपने पिता के चेहरे पर कई बार मुक्के मारे और कहा, तुमने उसे मार डाला सनकी, तुमने उसे मार डाला, तुमने माँ और भाई को मार डाला, तुमने उन्हें मार डाला, मैं तुम्हें मारने वाला हूं। बूढ़ा एकदम सहम गया और तुरंत ही खिड़की से पीछे हट गया। वो अब और कुछ नहीं देखना चाहता था, लेकिन वह आवाज उसके कानों को सता रही थी। लेकिन वो जानता था कि वो सच्चाई नहीं थी, क्योंकि ये तो सत्य था कि उसने अपनी पत्नी और अपने छोटे बेटे को मार दिया था, लेकिन उसको पुलिस ने नहीं पकड़ा था और हथकड़ी नहीं लगाई थी। उसका बेटा ये कहकर भी नहीं चिल्लाया था कि उसके बाप ने उसकी माँ और छोटे भाई को मार डाला था। उसने राहत की सांस ली और हल्के से मुस्कुरा दिया, क्योंकि वो दृश्य झूठा था जिसको उसने अपने दिमाग की उलझनों के कारण ही पैदा किया था। वो चाहता था कि वह चिल्लाती हुई बेटे की आवाज बारिश की आवाज से दब जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। कोई टप टप टिप टिप झनझन इतनी शक्तिशाली नहीं थी कि उस आवाज को दबा सकती। कोई बारिश इतनी शक्तिशाली नहीं थी, वह भी उस आवाज को दबाने के लिए इतना शक्तिशाली नहीं था। उसने महसूस किया कि वह सिगरेट के जितना हो सकता था मुट्ठी में निचोड़ रहा था। अपने गुस्से का यही तरीका समझ आया उसको। उस समय वह अतीत की आवाजों को दूर रखना चाहता था और अपने क्रोध को खत्म करना चाहता था। तुम जानते हो, ये मेरी गलती नहीं थी। तुम्हें पता है मेरी गलती नहीं थी, समझ आए हो ना? उस बूढ़े की आवाज ही बता रही थी कि वह रोने के कगार पर था और उसे उसकी आवाज पसंद नहीं आई। वो कमजोर हो रहा था। वो जानता था कि उसे क्या करना था। ये सच था कि उसने अपनी पत्नी और बेटे की हत्या की थी, लेकिन वो खुद से ये कह रहा था कि गलती उसकी नहीं थी और वो उनकी हत्या का दोषी नहीं था। वो खिड़की की तरफ देखकर जोर जोर से चिल्लाकर खुद को एक झूठी तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था। शाम। पर्दे अभी भी अलग अलग खींचे हुए थे। खिड़की से बाहर का दृश्य साफ दिख रहा था। चारों तरफ शांति थी और बाहर अंधेरा था। घर की सारी बत्तियां जगमगा उठी थी और अब उन बत्तियों के प्रकाश में एक शानदार घर दिख रहा था, जहां सादगी और विलासिता का सुंदर संयोजन दिख रहा था। हाँ, लेकिन जगह जगह पर सामान पर धूल जमी हुई थी। यह एक उदाहरण था
जिसे कोई कुछ दशक पहले आधुनिकता कह सकता था, लेकिन यह निश्चित रूप से पुरातनता नहीं थी, अभी पुरातन नहीं थी। वो एक विलासितापूर्ण शानदार महंगा घर था। दिन के उजाले में जो दूर से एक लकड़ी का पुराना सा कॉटेज लग रहा था, रात को बत्तियों के प्रकाश में एक शानदार और आरामदायक घर दिख रहा था, जहां विलासिता की सभी चीजें उपलब्ध थी। चमकती हुई बत्तियों के प्रकाश में अब उस झूलने वाली कुर्सी का एक एक भाग साफ साफ दिख रहा था और उसके ऊपर बूढ़ा बैठा था। उसका बचा हुआ नूडल्स का कटोरा उसके बगल वाली मेज पर था और उसका कांटा नीचे फर्श पर गिरा हुआ था, लेकिन उसे उठाने की जहमत नहीं उठाई। वो सोच रहा था। उसकी आंखें धूसर छत पर टिकी हुई थी और उसका बायां हाथ कुर्सी के पिछले पैर को सहला रहा था। उसके मुंह से उठे धुएं के गुबार घने बादल बना रहे थे, फिर धीरे धीरे कमरे के धुंध भरे वातावरण में फैल रहे थे। उसने अपना आखिरी कश खींचा, इंतजार किया और उठ खड़ा हुआ। धुएं को इधर उधर किया। उसने सिगरेट अपने हाथ से नीचे गिरा दी और सहज ही उसे अपने पैरों से कुचल दिया, लेकिन दर्द हुआ एक बार फिर उसके पैरों में। उसने अपना बैट उठाया, ड्रेसिंग टेबल पर गया, अपनी नकली दांत मुंह में सेट किए और खिड़की की ओर चला गया। वह इस बार तैयार था, उसमें साहस था। खुली खिड़की से आगे की सड़कों पर लैंप पोस्ट के धूमिल परछाए दिखाई दिए। नई अंधेरी रात के घूंघट के नीचे रात के शिकारी कीड़ों की आवाज से ही रात का वो भयानक सन्नाटा टूट रहा था। लॉन पर खिड़की में उसकी छाया थी, जो घास की अलग अलग लंबाई से विकृत हो रही थी। हवा का एक एक झटका उस छवि को एक नया आयाम देता हुआ प्रतीत होता था। फिर भी छाया का मूल वही बना रहा, बूढ़ा अपनी खिड़की में। और इस बार अपनी खिड़की में उसने अपना घर, उसके अंदर का दृश्य देखा। वो अभी अभी काम से घर वापस आया था। उसके सामने बंधे हुए एप्रन पर कई खून के धब्बे थे। मुझे तुमको बताना था, तुम ये जानते हो, मैं तुमको ये विश्वास नहीं करने दे सकती कि ये राक्षस। उसने घर के अंदर के कमरे से आती हुई अपनी पत्नी की आवाज सुनी थी। उसकी कराती आवाज में उसका बेटा मां को बीच में ही रोककर बोला, लेकिन अब क्यों मां, पहले क्यों नहीं बताया था? कुछ पल मौन रहा। उस पल का असामान्य सन्नाटा भारी था। दिन के उजाले की चमक धीरे धीरे कम होती गई। उन्होंने जवाब का इंतजार किया। मैं तुमको पहले नहीं बता सकती थी, क्योंकि तुम पहले बहुत छोटे थे, तुम परिपक्व नहीं थे, तुम समझने लायक नहीं थे। दिन और अंधेरा होता गया। और अब क्या, मुझे क्या करना चाहिए? बस ये जानो बेटा, बस ये जानो। वो आदमी स्थिर खड़ा रहा और घर के अंदर से आ रही बातचीत को सुनता रहा, लेकिन अब वो केवल उसकी पसली के खिलाफ उसके दिल की धड़कन और उसके बेटे के फीके सिसकने को ही सुना जा सकता था। अब भी अन्य सन्नाटा था। बस इतना जान लो कि वो तुम्हारा पिता नहीं है। ये कसाई जो हर सुबह घर से काम पर इस घर से जाता है और शाम को घर आता है, वो तुम्हारा पिता नहीं है। वो सिर्फ तुम्हारे बड़े भाई का पिता है। मैं मरने से पहले तुमको तुम्हारे असली पिता का नाम बताना चाहती थी, इसलिए अब जबकि मैं बहुत बीमार हूं, मैंने तुमको इस सच्चाई के बारे में बताना ठीक समझा। लेकिन तुम्हारे इस कसाई बाप को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम है, तुम मत बताना। ये सुनकर कसाई बाप की आंखें बड़ी हो गई। उसकी सांसें पल भर के लिए रुक गई। फिर एक बवंडर की गति से उसकी सांसें बहुत तेज तेज चलने लगी। उसका बायां हाथ मुट्ठी में बंध गया। उसी क्षण वो एकदम लाल था। उसने अपने हाथ में अभी भी पकड़े हुए अपने सामान को खोला। वो कसाई था
और अभी घर वापस आया था। दिन भर मांस काटने के बाद उसने एप्रन पर काटते हुए मांस के खून के धब्बे थे। उसने अपने बक्से में से अपना सबसे बड़ा कसाई वाला चाकू निकाला और अपने बाकी के सामान को उस बक्से में ही छोड़ दिया। जोरदार आवाज ने उनकी पत्नी और बेटे का ध्यान आकर्षित किया। अंधेरा पूरा हो गया था। जो हुआ वह खून का खेल था। उसने अपनी कसाई की मांस काटने की दक्षता से शरीरों को काट दिया। बुरा जानता था कि उसने ये सब किया था, लेकिन उसने वो दृश्य नहीं देखा। उसने जो देखा था, खून के छींटे हर दिशा में उड़ रहे थे, दीवारों पर छींटे पड़ रहे थे, फिर नीचे की ओर बह रहे थे। बहते खून की गड़गड़ाहट, त्वचा के ऊपर धातु की तेज महीन धार के झटके और पीड़ितों के अश्रव्य रोने का मजाक उड़ाया जा रहा था। इस बार बूढ़े आदमी के हस्तक्षेप के बिना वो दृश्य गायब हो गया, लेकिन मौसम अपरिवर्तित रहा। लेकिन सुबह से उठ रही आंधी और भयंकर बरसात अब जा चुकी थी, लेकिन हल्की हल्की बारिश तब भी हो रही थी। बिजली बादलों में अब भी चमक रही थी और बीच बीच में गर्जना भी हो रही थी। बूंदों की लड़ाई को देखते हुए उसने अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव धारण किया। फिर अप्रत्याशित रूप से अपने चेहरे पर वही भावहीनता पहने हुए उसने पहली खिड़की खोली, फिर दूसरी। घर के अंदर का धुआं बाहर निकल गया और बाहर की बर्फीली हवा घर के अंदर आने लगी। बारिश ने जीत हासिल कर ली थी और घर के अंदर उन खुली हुई खिड़कियों से प्रवेश करके बरसात का विजयी पानी बूढ़े के चेहरे पर गिरने लगा और उसके कपड़े भीग गए। बूढ़े ने अपनी हार स्वीकार कर ली थी। प्रकाश की लकीर के रूप में अप्रत्याशित ढंग से उसके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई थी। लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई थी। उसने खिड़कियां खुली छोड़ अपने बेटे को फोन किया। हेलो। किसी ने उत्तर नहीं दिया, लेकिन किसी को चिल्लाते हुए सुना जा सकता था। डार्लिंग, ये तुम्हारा फोन है, तुम्हारे पापा। हेलो पापा, एक प्रश्नवाचक जवाब आया। रात का समय, आप ठीक तो हैं? हाँ, बस अपने माली को कल सुबह आने के लिए कह देना। मेरे घर के लॉन को माली की जरूरत है। ठीक है पा। क्या बस इतना ही? उसने फोन रख दिया। फिर से वही कुरूप मुस्कान आ गई। वो अपने ड्रेसिंग टेबल पर गया, दराज में कुछ खोजने लगा। फिर एक पल में ही एक पिस्तौल निकाली। वो फिर से अपनी खिड़की की तरफ चल दिया। रास्ते में वो नीचे झुका, गिरे हुए नूडल खाने वाले कांटे को ऊपर उठाया, गौर से देखा, फिर उसे अपने कटोरे में डाल दिया। कमरे में बरसात का पानी फर्श पर जमा हो गया था। उसने फर्श पर रुके हुए पानी में कदम रखा। अपनी ही परछाई को देखते हुए उसने धीरे से पिस्तौल उठाई, फुसफुसाते हुए कहा, कोई भी बगीचे में नहीं है, कोई नहीं है मेरे बगीचे में। पिस्तौल की नोक अब उसकी कनपट्टी पर थी, उसकी उंगली ट्रिगर पर थी। वो अब ट्रिगर को दबाने ही जा रहा था आखिरकार, लेकिन उसका हाथ कांप गया। उसकी आंखों के ऊपर भौं के हर कंपन के साथ उसके चेहरे की झुर्रियां रूप बदल रही थी। उसकी बाईं आंख के कोने पर एक छोटा सा आंसू बन गया। बारिश की बूंदों के बावजूद वो इसे महसूस कर सकता था, गर्म और भारी। आंसू के नीचे लुढ़कते ही किसी शक्ति ने उसका हाथ पकड़ लिया और दृढ़ इच्छा शक्ति के बावजूद उसने अपनी पिस्तौल नीचे कर ली। कुछ सेकंड बीत गए या कुछ मिनट। वो स्थिर खड़ा रहा, आंखें बंद करके। कभी कभी आकाश की चमक उसका मजाक उड़ाती हुई और बारिश की बूंदें लगातार हमला करती हुई घर में अब और जोर से प्रवेश कर रही थी। वो स्थिर खड़ा रहा। अचानक एक धमाका हुआ, जोर से, साफ तौर पर पिस्तौल की गोली की आवाज रात के सन्नाटे को चीरती हुई, अंधेरे के शिकारी कीड़ों को चुप कराती हुई। उसके चेहरे पर एक बार फिर वह मुस्कान आ गई थी। वो तुरंत नीचे गिरा और शान से पानी के जमाव में पसर गया। पिस्तौल अभी भी उसके हाथ में थी। बारिश धीरे धीरे कम होती गई
और रुक गई, क्योंकि उसकी सांसें और भी कठिन होती गई। उसके सीने से बहता हुआ खून लगातार पानी के कुंड में बहता हुआ एक परत के रूप में फैलने लगा और अंत में अदृश्य को लाल कर दिया। बाहर घोर अंधेरा था। लॉन में रोशनी को छोड़कर खुली खिड़की के आकार में एक दृश्य था, बस खिड़की और कुछ नहीं। मरते समय उसको अपनी उस पत्नी का चेहरा और उस छोटे बेटे का चेहरा दिखाई दिए, जो उसकी पत्नी के अनुसार उसका अपना बेटा नहीं था। वो दृश्य देखने लगा आखिरी सांस लेने से पहले। बड़ा बेटा तब 18 बरस का था और छोटा 16 का। वो दोनों को अपने बेटे ही मानता आया था, लेकिन सिर्फ बड़ा बेटा ही उसका था। उस दिन उसकी पत्नी बहुत बीमार थी, पर फिर भी वो अपनी कसाई की दुकान पर काम करने गया था। शाम को उसकी पत्नी की हालत बिगड़ गई थी और वो उस समय अपने छोटे बेटे को बता रही थी कि कसाई उसका बाप नहीं था। बस उसी समय उसने पत्नी और बेटे के टुकड़े कर दिए थे, क्योंकि उसको मालूम चल गया था कि उसकी पत्नी विश्वासघातिनी थी और उसके किसी और पुरुष से संबंध थे। उनको मारने के बाद उसने कानून को भी धोखा दे दिया था, ये कहकर कि जब उसकी पत्नी और उसके बेटे की हत्या हुई थी तो वो दुकान पर काम कर रहा था। उनको मारने के बाद उसने खून के एक एक धब्बे को अपने शरीर और चाकू पर से धो दिया था और दुकान के पिछले दरवाजे से दुकान के अंदर चला गया था। करीब 1 घंटे के बाद उसका बड़ा बेटा रोता हुआ आया था और उसको कहने लगा था कि उसके भाई और मां को किसी ने मार डाला था। फिर उसने कुछ दिनों के बाद ही वो शहर छोड़ दिया था और अपने बड़े बेटे के साथ ऑस्ट्रेलिया आ गया था और वहां फिर से नया काम करके खूब पैसे कमाए और फिर बेटे की शादी करके उसको एक अलग घर खरीद दिया था। काम से रिटायर होकर वो इस घर में अकेला ही रहने लगा था। उसने उस खिड़की को ही अपना साथी बना लिया था। कई वर्षों से वो उस खिड़की से अपने अतीत के दृश्यों को देखता रहा था, पर अब उसने उन सब का अंत कर दिया था और खुद ही दुनिया से चला गया था। लेकिन वो संतुष्ट मरा था, क्योंकि उसके बड़े बेटे को कभी मालूम नहीं होगा कि उसके बाप ने ही उसकी मां और भाई को मारा था। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।